नमस्कार दोस्तों, आज के पुनः हिंदी की पेडागोजी सेशन 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लासरूम का हिस्सा हैं अभी आप। और दोस्तों, कल का वीडियो मैंने दिया था आपको और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर बहुत अच्छा वीडियो लगा, बहुत अच्छा वीडियो लगा। ये टॉपर्स क्लास 2, देखो बेटा, मैं आप ही लोगों को दे रहा हूँ ये क्लास, तो ध्यान से देखना इन सबको। ये टॉपर्स क्लास 2 है। इसमें आप भाषा शिक्षण के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जितने भी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आज हम चर्चा किस विषय पर करेंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भाई गद्य शिक्षण की विधियां क्या है, गद्य शिक्षण क्या है और उसकी विधियां क्या है, पद्य शिक्षण क्या है, इसकी विधियां क्या है, कहानी शिक्षण की विधियां प्रमुख कौन सी हैं, कविता शिक्षण की विधियां कौन सी हैं। इस प्रकार से सभी विधियों और सभी सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज दूसरा दिन है। हमारा उद्देश्य है कि आपको 4 से 5 वीडियो में हिंदी पेडागोजी खत्म कर दूं, यानी कि आज वही 8 तारीख होगी, 7 तारीख होगी, तो पर्पस है कि 12 तारीख तक आपकी हिंदी की पेडागोजी खत्म हो जाए, 15 तक संस्कृत पेडागोजी भी साथ में खत्म हो जाए, 12 यानी 15 तक आपका काम, 20 तारीख तक आपकी पर्यावरण, हिंदी और संस्कृत तीनों खत्म हो जाए और साथ में आपकी ईवीएस भी खत्म हो जाए। मतलब 20 तारीख तक पूरा उद्देश्य है कि 20 तारीख तक हम ये 4 सब्जेक्ट खत्म कर लें, ठीक है ना। इसके बाद 20 से 30 में 20 से 30 तारीख के बीच में हम बाल विकास और उसकी शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते रहिए, सभी लोग देखते रहिए और जहां पर भी भैया कमी दिखाई दे थोड़ा सा कमेंट जरूर कर कीजिएगा कि सर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, तो उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्लासरूम परिवार का हिस्सा है तो समस्या होनी नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं प्रचलित सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में प्रचलित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रचलित सिद्धांत में पहला है म्यूटिक सिद्धांत, और इस म्यूटिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं भैया सुकरात महोदय का नाम तो सुना होगा। इसे मीमांस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके जनक जो है वो है सुकरात महोदय। अब सुकरात भैया वही आत्मा के, मैं परमात्मा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो भैया जब ये आत्मा को परमात्मा में मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं तो यहां पर भी आत्मा और परमात्मा की ये बात करेंगे, आत्मा से परमात्मा को मिलाने की बात करेंगे। तो सुकरात का विचार है कि आत्मा को सभी प्रकार की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि जो आत्मा होती है हमारे अंदर है, आपके अंदर है, उसमें सभी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, लेकिन जब भी आत्मा जन्म लेती है तो वो अनुभूतियां भूल जाती हैं और जब उसे पुनः अधिगम कराया जाता है तो उसे पुनः से वापस से चीज़ें याद आ जाती हैं। ऐसा सुकरात महोदय का मानना है। उन्होंने मतलब ये कहा कि जब तक आपकी आत्मा भटकती रहती है तब तक उसे पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही वो गर्भ धारण में आती है और आत्मा उसके अंदर जाती है गर्भाशय में, तो वो 9 महीने में सब कुछ भूल जाती है और पुनः पैदा होने के बाद उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। लेकिन अगर उसे अधिगम कराया जाता है तो उसे पुनः सारी बातें ध्यान आ जाती हैं। चूंकि आत्मा और परमात्मा की बात करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं तो ऐसी बातें जायज लगती हैं इनके लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि इसे पुनः संकलन किया जा सकता है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जो ज्ञान के पहचान तथा प्रत्यास्मरण में सहायता प्रदान करती है। स्पष्ट है कि अभिज्ञान तथा प्रत्यास्मरण की सहायता से पुनः संकलन संभव होता है। तो उन्होंने एक शिक्षण सिद्धांत के लिए इसी प्रकार की बातें की और इस सिद्धांत का नाम पड़ गया मीमांसा सिद्धांत या म्यूटिक सिद्धांत। अब भैया इन्होंने सुकरात ने प्रश्न उत्तर शिक्षण विधि को महत्व दिया है, बतलाया कि शिक्षण को प्रश्नों की सहायता से छात्र में निहित ज्ञान के चेतन मस्तिष्क में लाना चाहिए। इन्होंने चूंकि अब क्या है भैया प्रश्नोत्तर विधि को स्थान दिया है, सुकरात प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित है, ये सभी को पता होगा। तो इन्होंने इस तरीके ज्ञान विज्ञान की बात की और चर्चा की, कहा कि जन्म लेने के बाद उसको पुनः अगर याद दिलाया जाए तो उसे वापस से सब कुछ याद आ जाता है। तो सुकरात महोदय के लिए ऐसी बातें जायज थी। इसी का नाम है म्यूटिक सिद्धांत या मीमांस सिद्धांत, जो बहुत इंपोर्टेंट है आपके भाषा शिक्षण के सिद्धांत में। दूसरा सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत, और संप्रेषण सिद्धांत कहता है कि शिक्षण द्वारा विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं को देने का प्रयास किया जाता है। संप्रेषण किया जाता है, यानी संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं।
इंग्लिश में इस सिद्धांत को बोलते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। और इस बातचीत के द्वारा हम बच्चों को सूचनाएं देने का प्रयास किया जाता है। भाषा शिक्षण में विशेष रूप से विचारों पर बल दिया जाता है। हम हमेशा जब भी आप पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक के नाते शिक्षण कार्य करवाते हैं तो विशेष रूप से आप अपने विचारों को बल देते हैं और उन विचारों को संप्रेषण के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं और इसके लिए संप्रेषण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। इसी को संप्रेषण सिद्धांत कहते हैं। शिक्षक की सफलता संप्रेषण पर आधारित होती है। तो संप्रेषण मतलब होता है बातचीत। जब एक शिक्षक अपने बच्चों से बातचीत करेगा तो उसे कहेंगे संप्रेषण, कम्युनिकेशन करेगा। अब जिस प्रकार का गाइडेंस देगा वो उसी प्रकार का उसके अंदर ज्ञान होगा। मतलब यूँ कह सकते हैं कि भाई टीचर बनना एक अलग बात है, लेकिन पढ़ाना एक अलग बात है, और किसी विषय का ज्ञाता होना एक अलग चीज है। ज्ञाता होने वाला भैया अपनी चीज को कैसे बच्चों तक डिलीवर्ड करता है, कैसी चीजों को डिलीवर्ड करता है, ये सबसे अहम बात होती है। तो भैया जब आप देखो, एक ज्ञाता होने के बाद भी आप पढ़ा नहीं सकते। आपको अगर स्टेज पर खड़ा किया जाएगा तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। हो सकता किसी के अंतर बहुत कम ज्ञान हो, लेकिन उसका भैया डिलीवर करने का यानी बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा हो कि उसको बच्चे बहुत पसंद करते हो। ठीक है ना। तो सीधा बात है कि आप जब शिक्षण कार्य कराते हैं उसमें संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो इस भूमिका का भैया हम लोग भी निर्वहन करेंगे और आगे बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर, और जिसका नाम है परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन का सिद्धांत कहता है कि इस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसके द्वारा संबंधों, आदतों तथा अनुक्रियाओं का विकास होता है। मतलब परिवर्तन किसमें किया जाएगा। स्क्रीनशॉट आप जो भी चाहें लेते जाइएगा, नहीं तो आपके पास वीडियो तो रहता ही है, तो बाद में भी इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर परिवर्तन की बात हुई तो परिवर्तन का मतलब तो आप जानते हैं कि चेंज करना। और चेंज चीजें कौन कौन सी करोगे, बच्चे की आदतें करोगे। बच्चे की आदतें आप चेंज करते हैं। भैया थोड़ा सा इसको माइक को यहाँ से कर दो, नहीं तो दिक्कत हो गई। चलिए, तो आप भैया क्या परिवर्तन करते हैं कि भैया आप आदतों को, संबंधों को, मतलब ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसके संबंध में आदतों तथा अनुक्रियाओं का विकास होता है और व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। भाषा के शिक्षण द्वारा छात्रों को सद्व्यवहार, नम्रता, दयालु, नैतिकता, प्रेम आदि की शिक्षा उनके व्यवहार में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। तो सीधी बात है कि आप शिक्षण कार्य द्वारा, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि शिक्षण की भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब भाषा शिक्षण के द्वारा आप बच्चों में प्रेम करने की भावना को सिखाओगे, नैतिकता के गुण विकसित करोगे, उसके बहुत सारी आदतों में क्या करोगे, आदतों में परिवर्तन करोगे, और इन आदतों में परिवर्तन करके उसको एक सभ्य और हमारे समाज के लायक इंसान बनाओगे। ये सब किस पे संभव है, भाषा शिक्षण पे ही संभव है। जब उसे अच्छी भाषा का ज्ञान होगा तो बिल्कुल से वो इंसानी चीजों को वो कर लेगा। तो आपको संप्रेषण का सिद्धांत हो गया, म्यूटिक सिद्धांत, सुकरात जन्मदाता है, आत्मा परमात्मा की इसमें बात होगी, और जिस सिद्धांत में भी वो कहेगा कि आत्मा परमात्मा की बात होगी वहां पर आप म्यूटिक सिद्धांत लगा देना। तीसरा सिद्धांत परिवर्तन के बारे में बात की मैंने, वो परिवर्तन मतलब आप उसकी आदतों का, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। वैसे भी जेपी गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के बदले व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो हमें बच्चे के अंदर क्या कर लाना है, परिवर्तन लाना है। और तीसरा है तीसरा सिद्धांत जो है वो पारस्परिक प्रेक्षा सिद्धांत है। भैया थोड़ा सा यहाँ आप याद करना अपने नोट्स में, इसको याद रखना। पारस्परिक प्रेक्षा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, प्रेक्षा इसको लिख लेना, पारस्परिक प्रेक्षा का सिद्धांत। ठीक है। तो पारस्परिक प्रेक्षा का सिद्धांत क्या कहता है कि साधारणतः शिक्षक एक निर्देशक का कार्य करता है। ठीक है ना। साधारणतः एक शिक्षक जो होता है, हमेशा आप एक चीज को याद लिखना कि शिक्षक एक निर्देशक की भूमिका में होता है। आप जब भी प्रश्न सॉल्व करेंगे भाषा शिक्षण के, या आप बाल विकास के सॉल्व करेंगे, या आप वर्ग 3 के जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसमें एक चीज को हमारी को याद रखना, एक मेरी बात को याद रखना। आप एक निर्देशक हैं, निर्देश देंगे बच्चों को, आप एक सुविधादाता हैं, मात्र आप वहां पर हीरो बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। आप बिल्कुल भी सुपरस्टार नहीं बनना रजनीकांत की तरह कि भैया हम मारेंगे कूटेंगे बच्चों को समझाएंगे। आप टीचर बनने लायक नहीं है फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है। पारस्परिक प्रेक्षा का सिद्धांत कहता है कि टीचर एक निर्देशक का कार्य करता है, सुविधादाता का कार्य करता है। वह छात्रों को सहायता प्रदान करते हैं जिससे कि छात्र नवीन ज्ञान को सुगमता से सीख सकें। इसके अंतर्गत छात्र एवं शिक्षक परस्पर
परस्पर पूछताछ करके नवीन ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इसे ही पारस्परिक शिक्षा सिद्धांत कहा जाता है। मतलब आप उसे निर्देश देंगे और वो आपसे पूछताछ करेंगे और नवीन ज्ञान वो समझेंगे और आपका काम है उनकी सहायता करना है। तो मैंने बोला ना, आप इस सिद्धांत के अंतर्गत कह रहा है कि आप एक सुविधादाता हैं, एक निर्देशक हैं, तो उनके नवीन ज्ञान को विकसित करना आपका उद्देश्य है और इस उद्देश्य को आप और बच्चों के साथ मिलकर इसे बढ़ाओगे। ठीक है ना। तो ये 4 सिद्धांत थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामान्य सिद्धांतों की। सामान्य सिद्धांतों में देखिए स्वाभाविकता का सिद्धांत है। स्वाभाविकता का सिद्धांत मतलब क्या कहता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है तो है, किंतु उसको सीखने की शक्ति व्यक्ति द्वारा दी गई है। मतलब व्यक्ति द्वारा इसको शक्ति दी गई है। ये स्वाभाविकता का सिद्धांत कहता है कि जरूर ये कैसा है, संपत्ति है। देखो 2 मनोवैज्ञानिक हैं, एक आपके चॉम्स्की है, चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जन्मजात है, और एक आपके पियाजे महोदय है, वो कहते हैं भाषा अर्जित है। तो दोनों के विचारों को अलग अलग याद रखना। तो भैया इसमें क्या होता है कि मनुष्य को स्वाभाविक शक्ति है कि वो भाषा को सीखेगा। वह स्वभावतः बोलना सीखता है, उसको सुनकर बोलकर भाषा का विकास करता है, उसे सुनने समझने को की कला अपने आप आ जाती है। बालकों में स्वाभाविकता का सिद्धांत अधिक तेजी से काम करता है, उनमें भाषा को सीखने की क्षमता अधिक होती है। प्रौढ़ व्यक्ति में यह शक्ति कुछ कम हो जाती है। मतलब बच्चों में ये, जब बच्चे होते हैं तो उनकी स्वाभाविक शक्ति इसमें ज़्यादा होती है, उनके अपने आप सारे बोलने सुनने की क्षमता बड़ी रहती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये शक्तियां कम होती जाती हैं। तो मतलब यह है कि भाषा अर्जन एक स्वाभाविक सिद्धांत है। दूसरा है प्रयत्न का सिद्धांत। प्रयत्न का सिद्धांत मतलब यह है कि आप मतलब केवल आप स्वाभाविकता से नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रयत्न भी करना पड़ेगा। ये भाषा के सिद्धांत के साधारण सामान्य सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत कहता है लेखन कार्य के पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत। मतलब सबसे पहले लेखन कार्य करने से पहले आप कुछ मौखिक कार्य कीजिए और उससे के द्वारा आपको भाषा का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। स्वतंत्रता का सिद्धांत, यहाँ ये स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है कि बालक स्वतंत्र माहौल में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्र वातावरण में सीखने को उत्सुक होता है और आसानी से सीख जाता है। यह स्वतंत्रता का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत मतलब यह है कि बालक की सीखने में रुचि होनी चाहिए। ऐसे कुछ उसे चीजें दो, जैसे कहानियां सुनाओ, कविता सुनाओ, ताकि उसकी रुचि जागे उन चीजों में और वो अच्छे तरीके से भाषा का अर्जन करे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक बालक एक जैसा नहीं होता है, उसमें रुचियां, प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति, शारीरिक क्षमता, संवेगात्मक एक दूसरे से भिन्न होती हैं। भाषा एक कौशल है, इस पर अधिकार व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर संभव है। मतलब सीधी सीधी बात है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचियां हो सकती हैं, अपनी अपनी एटीट्यूड हो सकते हैं, अपना अपना नजरिया हो सकता है और अपनी अपनी क्षमता हो सकती है, यानी अभिक्षमता हो सकती है, अपनी अपनी अभिप्रेरणा हो सकती है। तो बच्चे को क्या करना है कि बच्चे को व्यक्तिगत भिन्नता उसमें बहुत सारी हो सकती हैं और बच्चे को उन मतलब भिन्नताओं के आधार पर उनकी पूरी शक्ति को परख लेने के बाद ही आप उन्हें भाषा का ज्ञान करवाएं। ठीक है। इसके बाद आता है बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत तो हमेशा की तरह आपसे यही कहेगा कि आपको बालकों की आवाज़ को प्रमुखता देनी है, उनके प्रश्नों का सम्मान करना है, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है और उनकी पूर्व ज्ञान से जोड़ के उनको पढ़ाया जाना चाहिए। ये हो गया आपका बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत, कुछ चीज़ें आप क्रिया कर करके भी उनको भाषा का ज्ञान दे सकते हैं। आप उन्हें गार्डन में ले जाके उन्हें बहुत सारे वृक्षों के बारे में बता के उन्हें भाषा भी सिखा सकते हैं, साथ में उनका ज्ञान भी सिखा सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, किसी ने कहा है कि वैज्ञानिकता साथ साथ चलती है, किसने कहा है, कल बताया था मैंने। इसके बाद है चयन का सिद्धांत। चयन मतलब सिलेक्शन यानी कि आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लीजिए। सबसे अच्छा सिद्धांत चयन का सिद्धांत वही है। चयन का सिद्धांत कहता है कि आपने एक बार जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें गलतियों से आ जाती हैं और आप अनावश्यक चीज़ों को बाहर कर देते हैं और आपकी उद्देश्य जिन चीज़ों को लेकर होता है उनको आप रख लेते हैं। ठीक है ना। तो चयन का सिद्धांत यही कहेगा। विभाजन का सिद्धांत, अच्छे और गलत का विभाजन करने के बाद भाषा को सीखना। विभाजन का सिद्धांत छोटे छोटे सिद्धांत बस याद रखना है आपको। विभाजन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अनुकरण का मतलब नकल करने से है, नकल का सिद्धांत हो जाएगा। बच्चा मतलब नकल करके सीखता है। यहाँ अभ्यास का सिद्धांत होगा। प्रतिदिन अगर वो भाषा के बारे में अभ्यास करता है तो वो भाषा को आसानी से सीख लेगा। इसके बाद
संशोधन का सिद्धांत है, मतलब वो अपनी भाषा को संशोधित करता है, स्कूल जाता है, कुछ उसके खराब शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको वो हटाता है, उसमें संशोधन करके उसकी जगह पर अच्छे शब्दों को सीखता है। तो स्वयं संशोधन के द्वारा उसे लगता है कि ये शब्द हमारे लिए अच्छे नहीं है, उपयोगी नहीं है, उनको हटाता है और नए शब्दों को सीखता है। बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे के बहुमुखी मतलब कि जब वो बच्चा पढ़ता है, सीखता है, भाषा शिक्षण के लिए अकेले यदि भाषा शिक्षण ही प्रयत्न करता है तो वह सफल नहीं हो पाएगा। मतलब केवल और केवल आपका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल आप क्लास के अंदर बच्चों को बहुमुखी के लिए केवल भाषा सिखाएं। भाषा केवल अकेले नहीं जी सिखाई जा सकती है, उसके साथ आपको पर्यावरण सिखा रहे हैं, आप उसको कहानी सुना रहे हैं तो कहानी भी सीख रहा है, पर्यावरण के बारे में सीख रहा है, हिंदी के बारे में भी सीख रहा है, देखना हिंदी के बारे में भी सीख रहा है, भारत की विरासतों के बारे में भी सीख रहा है। तो मतलब उसका चहुमुखी विकास हो रहा है, मतलब बहुमुखी विकास हो रहा है। केवल उसकी भाषा पे जोर देकर उसे भाषा नहीं सिखाई जा सकती है, ये कहता है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। क्लियर बात हो गई होगी आपकी। आप एक बार नहीं 2 बार देखें, छोटे छोटे सिद्धांत हैं, जहां मुझे लगेगा कि ये आपसे कम बनेगा तो मैं वहां पर ज़्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। जो कि समय कम है तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ आप कमेंट करना जहाँ पे भी समझ में नहीं आया। चूँकि वीडियो अपलोडेड है तो आप बाद में इसको कई बार देख सकते हैं, कई बार इसको समझ सकते हैं, एक बार नहीं 4 बार उस बात को सुन सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट करने के साथ साथ आप बिल्कुल बताइएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अब भैया पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दिए गए सिद्धांत। अब पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों ने क्या सिद्धांत दिए हैं भाषा विकास के लिए, यानी भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांतों के बारे में बात की है। तो भैया पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में आप हेराल्ड पामर को अच्छे तरीके से याद रखना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेराल्ड पामर, हेराल्ड पामर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भाषा अध्ययन। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि हेराल्ड पामर ने यानी भाषा अध्ययन नामक किताब किसने लिखी थी, तो वो किताब लिखी थी हेराल्ड पामर ने। अपनी पुस्तक भाषा अध्ययन में कुछ सामान्य सिद्धों की चर्चा की है जो निम्नलिखित हैं, मतलब उन्होंने भाषा शिक्षण के लिए शिक्षण के कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है। किताब का नाम था इनका भाषा अध्ययन। तो देखिए कौन सी है पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखिए हेराल्ड पामर कहते हैं कि पहले शिक्षक छात्र की पूर्वार्जित भाषा शक्ति से, पूर्वार्जित का मतलब है पूर्व अर्जित, इसके पहले अर्जित, यानी कि शिक्षक छात्र की, आप टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट की पूर्व अर्जित मतलब जो उसने पहले अर्जित की हुई हैं भाषा शक्ति से परिचित हो जाए और उसे सुनने, समझने, सोचने व बोलने की शक्ति से प्रशिक्षण द्वारा बालक को भाषा सीखने की ओर उन्मुख किया जाए, यही प्रारंभिक तैयारी है। मतलब यहाँ पर उन्होंने पामर जी ने कहा है कि बाल शिक्षक को सबसे पहले उसको पूर्व अर्जित यानी पूर्व में अर्जित भाषाई शक्तियों को पहचानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उनका प्रशिक्षण करना चाहिए और प्रशिक्षण करने के लिए उसे भाषा सीखने की ओर उन्मुख करना चाहिए, किया जाए, यही प्रारंभिक तैयारी है। पहला सिद्धांत इन्होंने बोला कि कैसे कैसे करना है। इन्होंने बोला कि बच्चे को जब आप भाषा सिखा रहे हैं तो पूर्वार्जित आदतों को उपयोग करते हुए, मतलब इन्होंने पूर्वार्जित शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया है, तो पहले से अर्जित आदतों का उपयोग करते हुए नई एवं सही आदतों का निर्माण किया जाए। इन्होंने ये कहा है कि बच्चे की जो पहले की पूर्व ज्ञान होता है, मतलब पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़िए और उसमें से पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान को संशोधित कीजिए और उसका आत्मसातीकरण कीजिए। सीधी सीधी बातें हो गई, ठीक है। तीसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, भाषा। भाई साहब का फोन आ रहा है, थोड़ा देख लेना। भाषा कार्य को क्रमबद्ध बनाया जाए, भाषा कार्य को क्रमबद्ध बनाया जाए, भाषा कार्य को क्रमबद्ध बनाया जाए। मतलब इन्होंने कहा कि जो आप भाषा का कार्य करवा रहे हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से करवाइए। क्रमबद्ध तरीके से मतलब पहले छोटा आ सिखाइए, फिर उन आम सिखाइए, मतलब क्रमबद्ध तरीके से भाषा का कार्य करवाया जाए तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अमूर्त भाषा यहाँ शब्द इन्होंने लिया है। अमूर्त भाषा सामग्री को मूर्त पदार्थों के सहारे प्रस्तुत करना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाषा के अंतर्गत जो अमूर्त विचार रखे गए हैं जिनको सोचने की जरूरत पड़ेगी बच्चों को, चूंकि बच्चों के अंदर प्राथमिक स्तर पर अमूर्त शक्तियां नहीं होती हैं, तो इन्होंने कहा कि उसे मूर्त पदार्थ लाइए कुछ और मूर्त पदार्थों के सहारे उसे प्रस्तुत कीजिए। जैसे
जैसे कि आप उसे बताना चाह रहे हैं कि पेड़ के बारे में, तो पेड़ के बारे में कि पेड़ का तना क्या कहलाता है, पत्तियां क्या कहलाती हैं, तो आप उसको पेड़ को दिखा दीजिए और कहना कि देखो इसे बेटा पत्ती कहते हैं, इसे तना कहते हैं, इसे रूट यानी जड़ कहते हैं, तो ऐसी चीजें बता सकते हैं। ठीक है ना। बालक की रुचि को बनाए रखने के लिए, बालक की रुचि को बनाए रखना और प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाना, मतलब इन्होंने पामर जी ने अपनी किताब में कहा है कि बालक की रुचि को बनाए रखना है और प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाना है। मतलब रुचि को बनाने के लिए जो आप डिलीवर कर रहे हो, जो बात मैंने शुरू में बोली थी, और जो चीज़ें आप डिलीवर कर रहे हो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप डिलीवर कीजिए तो ज़्यादा तरीके से बच्चे समझेंगे। ओके, तो सीधी सीधी बात है, इन्होंने जो हेराल्ड पामर जी हैं, इन्होंने जो बात की है वो बात ये है, इनकी सीधी सीधी बात ये है कि ये कहते हैं कि आप पूर्व ज्ञान का सहारा लीजिए बच्चों के, और पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान विकसित कीजिए और बालक की रुचि को बनाए रखिए। उसके मतलब अमूर्त भाषा में जो अमूर्त सामग्री हो उसको मूर्त पदार्थों के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। ये पामर जी के विचार हैं, यानी पाश्चात्य भाषा सिद्धांत कह सकते हैं इसको, पाश्चात्य भाषा सिद्धांत। ठीक है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग सिद्धांत। अब देखिए शिक्षण सूत्रों को कैसे प्रयोग करना है, ये सारे सूत्र आपने पढ़े होंगे, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करा देते हैं एक बार और। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब वो चीजें जो एक बच्चे को ज्ञात हैं, जैसे उसे ज्ञात क्या है, ज्ञात उसे पेड़ है कि भैया चलो ये पेड़ लगा हुआ है, चलिए उसे एक चीज ज्ञात है कि ये पेड़ है। अब उसे अज्ञात क्या नहीं है, उसे अज्ञात क्या नहीं है कि पेड़ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, CO2 क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो इस प्रकार की चीजें मतलब ज्ञात चीजों से जोड़कर उसे अज्ञात की ओर ले जाएं आप। ठीक है ना। तो पाठ्य योजना, ध्यान से सुन लेना, पाठ्य योजना की जब आप शुरुआत करेंगे तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। मतलब जब आप पाठ्य योजना यानी कि पाठ शुरुआत पढ़ाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे बच्चे जानते क्या है और जानते क्या नहीं है। तो आप शुरुआत में बच्चों को वो उनसे पूछेंगे कि क्या आपको इस पाठ के बारे में पता है, वो बताएंगे हाँ ये चीजें पता है, तो आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, आइए हम इनको भी बताते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। तो इस प्रकार पाठ्य योजना की शुरुआत इसी सूत्र के द्वारा की जानी चाहिए। आपसे क्वेश्चन आएगा कि पाठ्य योजना की शुरुआत किस सूत्र का प्रमुख उपयोग करना चाहिए, तो उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर। ध्यान से देखिए, पूर्ण से अंश की ओर, इसके अंतर्गत संधि का ज्ञान आसानी से आप करा सकते हैं। देखिए मैंने कहा विद्यालय, अब बच्चों को आपने सिखाया विद्यालय के बारे में तो जानते हैं कि हाँ सर विद्यालय मतलब स्कूल होता है। तो बेटा क्या आप जानते हो मतलब पूर्ण क्या है, पूर्ण है विद्यालय। इसमें अंश क्या है, इसमें इस विद्यालय में टुकड़े क्या है, एक शब्द है इसमें विद्या यानी ज्ञान और एक शब्द है आलय। तो आप उसे क्या बताओगे, एक बालक को आप उसे यही बताओगे ना कि इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, अंश, इसमें टुकड़े क्या क्या हैं, इसमें टुकड़े विद्या है और आलय है। तो आप उसे क्या ज्ञान करा रहे हो, पूर्ण से इस पूर्ण से अंश की ओर ले जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे हो, इस पूर्ण से उसे अंश की ओर ले जा रहे हो कि इसमें एक विद्या शब्द है और एक आलय शब्द है। तो इस प्रकार से भी उसे आप ज्ञान करा सकते हैं। तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या कहता है मेरे प्यारे बालकों, मेरे टॉपर्स क्लास के स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब बालक मूर्त रूप से किसे जानता है, मतलब पृथ्वी को का गिलोब दिखाकर पृथ्वी के बारे में बताना, यानी कि मूर्त चीज दिखा के अमूर्त मतलब जो वो नहीं जानता है उसके बारे में बताना। यानी कि मॉडल दिखा के, आप पृथ्वी का मॉडल दिखा के बोले पता बेटा पृथ्वी बिल्कुल ऐसे ही दिखती है। तो बच्चे पूछेंगे क्या पृथ्वी गोल है, अमूर्त प्रत्यय बनाएंगे, यस गोल है। और वो कहेंगे क्या इसमें समुद्र में ऐसा पानी भरा रहता है, क्यों भरा रहता है, तो आप बताएंगे इसमें गुरुत्वाकर्षण भी होता है। सब चीजें बताएंगे आप। तो मूर्त ज्ञान से अमूर्त ज्ञान की ओर जोड़ देंगे उसके ज्ञान को। सरल से जटिल की ओर कैसे होगा, सरल चीजों से जटिल चीजों की ओर। देखिए विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण में सरल चीजें पहले प्रस्तुत करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि विद्यालय शब्द क्या है।
देखिए विद्यालय शब्द क्या है, हमने बताया कि विद्यालय क्या है, सरल चीज है। हमने इसमें कहा कि बेटा इसमें स्वर संधि होगी, मतलब विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में पहले सरल प्रस्तुत करेंगे, फिर कठिन की ओर चले जाएंगे। प्रश्न पूछेंगे तो पहले उससे सरल पूछेंगे, फिर कठिन यानी कि जटिल प्रश्न पूछना शुरुआत करेंगे। शब्दोच्चारण करवाएंगे बच्चे से, तो शब्दोच्चारण में सबसे अहम भूमिका किसकी होगी, सरल से जटिल की ओर। पहले सरल शब्दों का यानी कि आम, आम कैसे बनाते हैं, आम, फिर आप उसको आम्र बोलना सिखाओगे, फिर आम के बड़े बड़े शब्द सिखाओगे। तो इस प्रकार से शब्दोच्चारण में सरल से जटिल की ओर ले जा सकते हैं। पांचवा सूत्र क्या कहता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। मेरे लाडलो तो एक बार जोर से कमेंट कर देना सभी लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा टाइम पास करते रहना, कोई गाना आना सुनाते रहना बीच बीच में, ठीक है। चलिए विशिष्ट से सामान्य की ओर। व्याकरण पढ़ाने में, व्याकरण जब आप पढ़ाते हैं तो पहले विशिष्ट चीजें पढ़ाते हैं, फिर सामान्य चीजों की ओर आते हैं। यानी कि जो चीज विशिष्ट है, बड़ी है, जैसे मैंने विद्यालय, आप व्याकरण में क्या क्या पढ़ाते हैं, जैसे संधि वाक्य के बारे में, सरल वाक्य। तो आप पहले बताते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के, फिर उनका सामान्यीकरण कर देते हैं कि वाक्य बेटा एक प्रकार के नहीं होते हैं, इसमें नहीं लगा है तो इसको निषेधात्मक वाक्य बोलेंगे, जिसमें क्या का भाव आ रहा हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। तो मतलब विशिष्ट चीजों से परिचय कराने के बाद उसको सामान्यीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा व्याकरण पढ़ाने में इसका प्रमुख प्रयोग किया जा सकता है। तो ये होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए अनुभव से तर्क की ओर, जो उसको अनुभव है और अनुभव को जानने के बाद उससे लॉजिकल यानी तर्कपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि चीजों का अगर उसे विश्लेषण आता है तो पहले तोड़िए आप उसकी चीज को, यानी पहले विश्लेषण कीजिए चीजों का और फिर उनमें से ग्रहण करवाइए बच्चे को। जैसे विद्यालय का मैंने विश्लेषण किया कि विद्या प्लस आलय, इसका मैंने विश्लेषण कर दिया और मैंने उसे बता दिया कि आ प्लस आ मिलके क्या बनता है, बड़ा आ बनता है, और इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, ये उसके संश्लेषण करवा दिया और सूत्र बन गया उसके अंदर कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलके छोटा आ बड़ा आ मिलके कि दो सजातीय स्वर मिलके दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करते हैं। चाहे ई मिले तो ई का बनेगा, ऊ मिलेगी तो ऊ बनेगा। जो तो भाई थोड़ा सा पानी पिलवा देना यार। ठीक है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मतलब जो चीजें उसको अनिश्चित हैं, जो चीजें नहीं आती हैं। अनिश्चित का मतलब है कि जो नहीं जानता है, जो निश्चित नहीं है, उससे निश्चित चीजों की ओर ले जाएंगे। ठीक है ना, इसको तो आप आसानी से जानते होंगे। ठीक है, ये 8 सूत्र थे। अब पद्य शिक्षण की बात आ गई कि पद्य शिक्षण कैसे होगा। ध्यान से देखना लाडलो, बाद में वही चीजें मिलेंगी आपको, यानी कि महत्वपूर्ण बातें, और वो बातें आपके लिए फिर से रामबाण सिद्ध होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है अब आपका पद्य शिक्षण, यानी कि हम धीरे धीरे सनई सनई हम चीज़ों को तोड़ेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हमने बोला ना 4 से 5 वीडियो, यानी कि अभी 1-2 दिन का थोड़ा शादी विवाह का माहौल चल रहा है तो 2 वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला कि 10 से 11 तारीख तक आपकी हिंदी शिक्षा शास्त्र खत्म हो जानी चाहिए, और साथ में संस्कृत का 15 तक संस्कृत EVS वगैरह तीनों सब्जेक्ट की पेडागोजी खत्म हो जाएगी। फिर हम EVS के कुछ पार्ट डले हुए हैं यूट्यूब पे, उनको देखिए। फिर कुछ विशिष्ट आपके EVS लेके आ रहे हैं आपके साथ, उन पे भी डिस्कस करेंगे। और फिर मैराथन प्रैक्टिस क्लास भी लगाएंगे साथ में। सब कुछ होगा मेरे लाडलो, सब कुछ होगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो जितना पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा लाडलो। ठीक है, क्या हो गया? चलिए तो पद्य शिक्षण की ओर आते हैं। सिंपल सी चीज समझो कि पद्य क्या है और गद्य क्या है। तो जानते हो ना पद्य और गद्य। पद्य मतलब पढ़ना नहीं है, गाना है। पद्य का मतलब पढ़ना नहीं है, गाना है। मतलब कविता जिसमें रस, छंद और अलंकार का प्रयोग किया जाए। देखिए, कविता, रस, छंद और अलंकार, ये क्या होते हैं? आपके पद्य शिक्षण होते हैं। इत्यादि का अध्ययन करना इसमें किसमें किया जाता है? पद्य शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पद्य शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात करें, ध्यान से देखना, ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज याद रखना कि अगर आपने इन पर नोटिस नहीं किया
तो नंबर कटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, गति लय पूर्वक काव्य पाठ द्वारा आनंद प्रदान करना तथा रुचि का विकास करना। भैया गति और लय के पूर्वक आप काव्य का पाठ करेंगे और बच्चों को आनंद आएगा, गा गा के सुनाएंगे, और गा के सुनाने में क्या होगा, आपको उसे गति और लय मिलेगी और उसे आनंद प्राप्त होगा। उस आनंद से उसमें आनंद की अनुभूति होगी और जिससे उसकी रुचि का विकास होगा। ठीक है, काव्यगत भावों के द्वारा रसानुभूति प्राप्त कराना। ठीक है ना, कल्पना शक्ति का, तर्क शक्ति का विकास कराना, ये इसकी विशेषताएं हैं प्रमुख पद्य शिक्षण की। कल्पना शक्ति, पद्य शक्ति और तर्क शक्ति का क्या करना, विकास करवाना है। काव्यगत भावों के द्वारा रसानुभूति, रस की अनुभूति किसमें होगी, काव्य में ही होगी ना। तो रस छंद अलंकार यही तो होते हैं सब पद्य में। ठीक है ना, पद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, देखिए मुख्यतः तो 2 विधियां हैं। खंडान बयान, ये देखिए संस्कृत में पूछी जाती है कि संस्कृत में आपसे यहाँ से सीधा सीधा पॉइंट मिल जाएगा। और दंडायन बयान, ये दोनों संस्कृत की भी हैं और हिंदी में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो मुख्य है खंडान बयान और दंडान बयान। अब भैया खंडान बयान क्या है और दंडान बयान क्या है, मतलब एक बार गौर से सुन लीजिए, आपको दोनों याद हो जाएंगी। क्या हो गया भैया, देखिए खंडान बयान के बारे में, खंडान बयान जो हिंदी से संबंधित है उसके बारे में बता देता हूं। इस विधि में श्लोक का अन्वय करने के लिए सर्वप्रथम श्लोकों में से प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। श्लोकों में से प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। यहाँ प्रश्न व्याकरण पर आधारित ना होकर श्लोक के विषय पर आधारित होते हैं। उनका टुकड़े टुकड़े करना, खंड खंड करना, ठीक है ना, उनका उच्चारण मतलब उनको अर्थ स्पष्ट करना, ये दंडान बयान के अंतर्गत आ जाएगा। खंड खंड करना, उनके भावों को समझना, ये आपके खंडान बयान के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि आप इसमें कह सकते हो, इसमें संज्ञा सर्वनाम के ज्ञान के हेतु कि में केन आदि के माध्यम से प्रश्न किया जाता है, मतलब प्रश्नों पर आधारित होती है खंडान विधि। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, उनकी श्लोक पाठ में रुचि रहती है। यह विधि सामूहिक शिक्षण हेतु श्रेष्ठ विधि है। खंडान बयान सामूहिक शिक्षण हेतु श्रेष्ठ विधि है, याद रखना। खंडान बयान विधि सामूहिक शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। छात्रों को रसानुभूति तथा सौंदर्य का अनुभूति होती है। ठीक है ना। अब देखिए अन्य विधियां कौन कौन सी हैं, अन्य विधियां पद्य शिक्षण की अन्य विधियां, ठीक है। गति विधि, गीत विधि, गीत गा के पढ़ाया जा सकता है। इन दोनों को अभी संस्कृत में और क्लियर होंगी तो आप वहां पर टेंशन मत लीजिए खंडान बयान के बारे में। वैसे ये दोनों संस्कृत की विधियां हैं, हिंदी की नहीं है, ठीक है। गीत विधि मैं तो बता दिया कि खंडान बयान विधि इन टुकड़ों करने के लिए श्लोक का पाठन किया जाएगा इसके अंतर्गत, और अभी संस्कृत में इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है ना। गीत विधि हिंदी की प्रमुख विधि है गीत विधि। शब्दार्थ विधि यानी कि शब्दार्थ का ज्ञान कराना बच्चे को, शब्दार्थ कथन, शब्दार्थों के बारे में कथन बताना और शब्दार्थों का ज्ञान कराना। अन्वय विधि, अन्वय विधि को समझ लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। अन्वय विधि का मतलब होता है कि 2 वस्तुओं के बारे में और 2 पाठों के बीचों में आपस में संबंध होने वाली अनुरूपता को ही अन्वय कहा जाता है। मतलब जब भी आप पद्य पढ़ा रहे हैं तो उनमें जैसे पहले खंड में और दूसरे खंड में उनमें क्या क्या अनुरूपता है, एक जैसे हैं, ठीक है ना। कविता की वाक्य रचना को गद्य की वाक्य रचना से बिठाने का ठीक ठाक क्रिया है, मतलब कविता की वाक्य रचना और गद्य की वाक्य रचना को एक साथ बिठाते हैं। मतलब अन्वय का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ऐसे आप सीख सकते हैं अन्वय विधि। उनमें जोड़ने का भाव स्पष्ट करते हैं कि कैसे, जैसे आप चौपाई पढ़ते हैं तो पहले चरण में और द्वितीय चरण में क्या जुड़ा होता है, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ये अन्वय विधि के अंतर्गत आ जाएगा। व्याख्यान विधि, उसकी व्याख्या करना, उस श्लोक को, कविता को, जो भी आप पढ़ रहे हो, रस छंद अलंकार पढ़ रहे हो, उसकी व्याख्या करना। अभिनय विधि, अभिनय के द्वारा उसको, मतलब कविता गाने के द्वारा डांस करके और डांस वगैरह करके अभिनय करके भी उसको विधि, अभिनय विधि कहा जाता है, यानी कि अभिनय विधि द्वारा पढ़ा सकते हैं। व्यास विधि क्या है, व्यास विधि मतलब वही है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठ जाएं। व्यास गद्दी की बात नहीं सुनी आपने, उसी के अंतर्गत व्यास विधि आ जाएगी कि एक साथ बहुत सारे लोग बैठ के पद्य पढ़ेंगे और उसको एक दूसरे के साथ बांटेंगे, लय स्वर गति के साथ पढ़ेंगे, उस ऐसी सारी चीजें व्यास गद्दी विधि के अंतर्गत होंगी। बस इतना याद रखना है आपको प्राथमिक शिक्षण पर कि ये कौन सी किसकी विधियां हैं, ये पद्य शिक्षण की विधियां हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तुलना विधि, आपस में दोनों पदों की तुलना करना, दोनों पदों की तुलना करना,
तुलना विधि के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उनकी समीक्षा करना कि ये चौपाई है, दोहा है, क्या है, ये आपकी समीक्षा विधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, समीक्षा करना किसी चीज़ों की। तो ध्यान से देखना, गीत विधि, शब्दार्थ विधि, अन्वय विधि, व्याख्या विधि, अभिनय विधि, व्यास विधि और आपकी तुलना विधि और समीक्षा विधि, ये पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। भैया गद्य शिक्षण तुम लोगों को पंचायतें ही करनी क्या? गद्य शिक्षण के लिए देख लीजिए, मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है। मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है। ध्यान से सुन लीजिए, मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक, गद्य क्या है? कहानी है। तो कहानी कैसी होगी? सहज होगी और स्वाभाविक होती है, अपने आप गहन होती है। तो मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? गद्य। आप सहज रूप से बताते हैं, जब कहानी बताते हैं, गद्य में कहानी वगैरह आ जाएंगी, कहानी, एकांकी, ये सब गद्य का पार्ट हो जाएंगे। तो आप जब स्वाभाविक रूप से क्या बताते हैं, भैया फिर हम मामा के यहाँ गए, फिर एक गाड़ी आई, हम गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी पंचर हो गई, तो सहज रूप से वो क्या कर रहे हैं? उसको अभिव्यक्ति कर रहे हैं, नाटक एकांकी कर रहे हैं, सहज रूप से करेंगे तो गद्य शिक्षण की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो जाएगी। छंद रहित होती है, ध्यान से सुन लेना, छंद सहित बात होगी। छंद रहित पंक्ति को गद्य कहा जाता है और छंद सहित पंक्ति को पद्य कहा जाता है। ध्यान से लो, गद्य किसको कहा? जिसमें छंद रहित हो, रस छंद अलंकार इसमें ज्यादा नहीं होंगे, मतलब होंगे ही नहीं, छंद रहित है। साधारणता भाषा गद्य कहा जाता है, मैंने छंद रहित साधारणता भाषा को क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है। लेकिन साधारणता व्यवहार की भाषा गद्य तभी कहा जा सकती है जब वह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। जब वह व्यवस्थित हो और स्पष्ट हो तभी वो क्या कही जा सकती है? गद्य कही जा सकती है। तो ये गद्य हो गई। गद्य की उद्देश्य क्या है? देख लीजिए, गहन प्लस अभिव्यक्ति गद्य है। उद्देश्य गहन करना किसी चीज को और अभिव्यक्त करना, ये इसके उद्देश्य है। शुद्ध पदों का ज्ञान एवं उच्चारण करवाना, शुद्ध पदों का ज्ञान एवं बच्चों के अंतर शुद्ध पदों का गद्य के द्वारा ज्ञान और उच्चारण करवाना, नए नए शब्दों के प्रति आकर्षित करके छात्रों की अभिरुचि पैदा करना, शब्द भंडार एवं शक्तियों का ज्ञान प्रदान करना, भावाव्यक्ति तथा कल्पना शक्ति का वर्णन करना, उसके भाव हैं जो उसकी फीलिंग्स है उनकी अभिव्यक्ति को समझना, उनके अंदर कल्पना शक्ति का भी वर्णन करना, समझाना। ठीक है, विवेचनात्मक तथा समीक्षात्मक शक्ति का विवेचन करना, मतलब कहानी बताई तो कहानी के बारे में विवेचन करो, उसकी समीक्षा करो, क्या सीखा आपने, इसका विकास करेंगे। ऐसी शक्तियों का क्या करेंगे? गद्य शिक्षण के अंतर्गत विकास करेंगे। कहानी शिक्षण की विधि देख लीजिए आप कौन कौन सी हैं। अब गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियों में सबसे पहले कहानी शिक्षण, कहानी का चयन और कहानी कहना और सुनाना, एक कहानी शिक्षण है। ठीक है ना। अब एक नोट लगा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की, शब्दार्थ को स्पष्ट करने के लिए, जो भी शब्दार्थ आते हैं उन शब्दार्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्बोधन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, दीर्घकालीन मेमोरी में आप बिल्कुल दीर्घकालीन मेमोरी में रख लीजिए। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने के लिए उद्बोधन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए। आदर्श कथन, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, रंगमंच इंपोर्टेंट है। इसमें रंगमंच विधि किसकी है? नाटक की है। कक्षाभिनय, कक्षा में अभिनय कराना, ये भी नाटक शिक्षण की है। और समीक्षा विधि, चीज़ों की समीक्षाएं करना। और संयुक्त विधि, मतलब एक साथ किसी चीज़ को पढ़ाना, कहानी और एकांकी को एक साथ जोड़ के पढ़ाना, उसकी संयुक्त विधि में आ सकती है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण, नाटक शिक्षण की ये प्रमुख विधियां हैं, इनको दिमाग में रखिए। व्याकरण शिक्षण के लिए ये देख लेना ध्यान से, व्याकरण शिक्षण यह भाषा के शुद्ध बर्ताव पर जोर देता है। व्याकरण शिक्षण क्या है? भाषा का शुद्ध बर्ताव पर जोर देती है व्याकरण शिक्षण। भाषा के शुद्ध बर्ताव पर भाषा के शुद्ध बर्ताव पर व्याकरण शिक्षण जोर देती है। इसमें विधियां कौन कौन सी आ जाएंगी? आगमन विधियां और निगमन विधियां। आगमन यानी कि पहले, निगमन में क्या होता है? पहले नियम देंगे आप
और उस नियम को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। उदाहरण, तो पहले नियम देंगे बच्चों को, फिर उदाहरण से सॉल्व करवाएंगे। एक गणित के लिए, व्याकरण के लिए, कहीं पर उपयोग कर सकते हैं। आगमन में क्या होता है, इसमें पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों से नियम की ओर पहुंचाया जाता है कि नियम बताओ बता। ये आगमन निगमन विधियां, ये दोनों विधियां किसकी हैं, आगमन और निगमन व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी हैं। सूत्र किसमें होते हैं, व्याकरण के होते हैं। जैसे मैंने कहा संधि का आ प्लस आ मिलके क्या बनता है, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनता है, ई और ई मिलके बड़ी बनती है। ये सूत्र होगा इसके। तो सूत्र विधि किसके अंतर्गत आएगी, व्याकरण शिक्षण के लिए। विश्लेषण करना, जैसे मैंने विद्यालय का विश्लेषण किया था, ये व्याकरण शिक्षण का हो जाएगा। भाषा संसर्ग विधि, भाषा को साथ में जोड़ के, उनके सर्गों को साथ में जोड़ के व्याकरण का, जैसे कि मैंने कहा कि चौपाई में, छंद में, रोला में कितनी चौपाइयाँ होती हैं, उनको पढ़ाना, ये भाषा संसर्ग की विधि हो जाएगी। हालांकि ये उच्च प्राथमिक के लिए है, मतलब माध्यमिक स्तर के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राथमिक स्तर पर निगमन विधि है, आगमन विधि, सूत्र विधि और विश्लेषण विधि। इनको याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आ जाए तो भाषा संसर्ग भी इसी में लगा देना। अब ध्यान देने योग्य बातें देख लीजिए थोड़ी सी। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। संप्रेषण मैंने बोला था कम्युनिकेशन, तो संप्रेषण परक उपागम क्या है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। देखो, आप अगर बातचीत कर रहे हो तो भाषा प्रयोग की बच्चे की कुशलता बढ़ेगी, ठीक है, कुशलता पर बल देती है। तो ध्यान से सुन लेना, भाषा शिक्षण का संप्रेषण का उद्देश्य कुशलता पर बल देती है। दूसरा पॉइंट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण प्रक्रिया में पठन कौशल पर अधिक बल देते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में पठन कौशल पे, उच्च प्राथमिक पर पठन कौशल पर अधिक बल देना है, ठीक है, अधिक बल देना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, उच्च प्राथमिक पर भाषा शिक्षण के पठन कौशल पर अधिक बल देना। पठन कौशल, किस कौशल पे, पठन कौशल पे। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना है। बच्चे के निजी अनुभवों के आधार पर सृजनशील प्रयोग करना है, ठीक है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ध्यान से सुन लो फिर से, भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकते हैं। भाषा शिक्षण के स्वाभाविक अभिव्यक्ति, बच्चे की स्वाभाविक अवधि भाषा से आएगी। कल्पनाशीलता आएगी, कल्पना करने की शक्ति आएगी। कौशल और सोच को विकसित करना, कौशल को विकसित करना यानी स्किल्स डेवलप करना, उसकी थिंकिंग यानी सोच को डेवलप करना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। भाषा शिक्षण में पांचवा है, भाषा शिक्षण में समग्रतावादी दृष्टिकोण अनिवार्य है। सभी सोचों को एक साथ लेने वाला दृष्टिकोण अनिवार्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। मतलब जब भी आप बच्चे को कहानी पढ़ाओ, कविता पढ़ाओ, तो यह जरूरी है कि उनके अनुभव को संसार से जोड़ा जाए। उन कविता और कहानी को या उनके अनुभव को संसार से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। अब सातवीं बात कितनी होगी, 3 4 5 6 7, सातवीं बात को ध्यान दीजिए। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक, अब देखना ये आपको विकल्प यहाँ पर 3 डैश मिलेंगे। जब भी ये प्रश्न आता है तो या फिर डैश रहते हैं, तो ध्यान से सुनिए ना, कौन कौन वाक्यों को याद रखना है। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण है, यह उच्च प्राथमिक चरण है। सौंदर्य बोध, भाषा के का सौंदर्य बोध, साहित्य बोध मतलब सौंदर्य का मतलब भाषा के रस छंद अलंकार का ज्ञान हो, उसे समझ हो, और सौंदर्य यानी साहित्य का भी बोध हो, और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुन लो, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध मतलब बच्चों के अंदर भाषा पढ़ाने से सौंदर्यता का बोध हो, यानी कि बच्चे में
रस छंद अलंकार, ये सौंदर्य होते ना काव्य के, और साहित्य का समझ हो और सामाजिक राजनीतिक समझ हो, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और ये पॉइंट बार बार आता है और ये 3 खाली स्थान रहते हैं और एक साथ 3 ऑब्जेक्ट दे देते हैं, सौंदर्य, साहित्य और सामाजिक। आपको इसी पर लगाना है, लेकिन मिलते जुलते रहते हैं, आपको लगेगा कि हम कौन सा लगा दें, तो ये वाला आपको जरूर लगाना है, ठीक है ना। 8वें पॉइंट में हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा शिक्षक हैं आप, तो आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग के ज्यादा से ज्यादा अवसर देना, भाषा को बच्चों के विभिन्न संदर्भ में भाषा के प्रयोग को सिखाना कि आपको कौन सी भाषा का प्रयोग कब करना है, यानी कि भाषा के उनके अनुभवों को, उनके पूर्व जो उनके अर्जित ज्ञान है उसको सम्मान देना है और उन्हें प्रयोग करना सिखाना है। और हमने आपको पहले ही बोला था, प्रयोग करना जहां पर भी आ जाए भाषा का, वो सही आंसर हो जाएगा। 9वां पॉइंट देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ध्यान से देखो, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, अक्षर सही से बनाने चाहिए प्राथमिक स्तर पर, और उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए। 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, एक तो उच्चारण पर ध्यान देना है कि बच्चे स्पष्ट उच्चारण करें और अक्षर सही बनाएं। ये प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 और 2 के बालकों के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य रूप से ये पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। उच्चारण वो ठीक से करें भाषा का। बच्चे की घर की भाषा एवं विद्यालय की भाषा के संबंध को, मतलब एक बच्चे की घर की भाषा है और एक उसके विद्यालय की भाषा है, और दोनों के बीच में क्या संबंध है, मतलब संबंध को आपको कैसे देखना है? विविधता के साथ देखना है, ठीक है, विविध सोच के साथ देखना है और लचीलेपन के साथ देखना है इन दोनों भाषाओं को। मतलब घर की भाषा को निगलेक्ट नहीं करना है, उसको नकारात्मकता नहीं देनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है डिंग डोंग सिद्धांत भाषा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भैया इंपोर्टेंट लगा लेना। डिंग डोंग सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। आप बताना कल हमें कमेंट करके कि डिंग डोंग सिद्धांत क्या है। कक्षा 1 और 2 आपका होमवर्क रहेगा डिंग डोंग सिद्धांत, पढ़ के बताना कौन सा है डिंग डोंग सिद्धांत। खोदा पहाड़ और निकली चुईया मिलेगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? चित्रात्मक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चित्रात्मक वर्णन शैली वाली। मतलब आपको देखते रहते कि राजा बना रहता, वो आज्ञा देता रहता, फिर दूसरा चित्र रहता, ऐसी कहानियां रहती हैं। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको इसी प्रकार की कहानियां, यानी जिनमें चित्रों का वर्णन हो, ज़्यादातर चित्रात्मक वर्णन शैली का प्रयोग करना है कहानी में, कक्षा 1 और 2 में। ध्यान रखना, कक्षा 1 और 2 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या होता है? पाठ के अंत में आप अभ्यास देते हैं और गतिविधि देते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना। जब पाठ के अंत में जो अभ्यास दिए जाते हैं, जो गतिविधियां आपने देखी होंगी किताब में दी जाती हैं, मतलब बच्चों की अभिव्यक्ति, उससे पूछा जाए, वो कम्युनिकेशन करें, अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दे रहे हैं। आप बच्चों के विचारों को व्यक्त करने का क्या दे रहे हैं? अवसर दे रहे हैं। बाल साहित्य, अब देखो आपकी किताबों में आपकी पुस्तकों में बाल साहित्य दिया जाता है। बाल साहित्य उद्देश्य शिक्षण के संदर्भ में बच्चों को उत्साही पाठक बनाना है। यानी बाल साहित्य देकर बच्चों को, हमारा उद्देश्य क्या है? बाल साहित्य से उत्साही पाठक बनाना। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, फिर भी एक बार नहीं 2 बार देखना, जहां समझ में नहीं आए इसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना और बताना कि कितना उपयोगी रहा आपके लिए आज का। कल तीसरा वीडियो, उसमें लगभग गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थोड़ा गला भी ठीक नहीं है, हाँ, और लेकिन आपका आज और कल के बाद एक बेहतरीन वीडियो आपके आने शुरू हो जाएंगे। फिर इन पॉइंट्स को ज़्यादा आपको नोटिस करना है, ध्यान से देखना है। ये वाले पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। आज के लिए इस वीडियो को रोक रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कहाँ पर आपकी मतलब आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हम सुधारेंगे। 3-4 क्लासेस में हम पूरा कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने ये महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं ना, इन बातों को गौर से देखिएगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सीधे सीधे नंबर देंगे, सीधे सीधे नंबर देंगे। जहाँ भी कोई समस्या आती है तो मैं तो कोशिश करूँगा कि अच्छा हो सब कुछ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।